बेहद फेमस राइटर नोआम चॉम्स्की ने साल 1988 में लिखी थी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि कैसे हमारी चॉइसेस प्रिंट एड्स, वीडियोस, न्यूज़ वगैरह के जरिए लिटरली मैन्युफैक्चर की जाती हैं इतने बेहतरीन तरीके से कि हमें लगता ही नहीं कि वो चॉइस हमारी है ही नहीं। मार्केट डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए हमारा कंसेंट मोड़ तरोड़ दिया जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा ही कुछ काफी रिसेंटली बेहद पैशनेटली पर साइलेंटली किया गया है, इनफैक्ट किया जा रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इतना बखूबी किया गया काम है कि एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई जिसकी वर्थ, ध्यान दीजिएगा, है 300 अरब US डॉलर्स। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज बात हमारी आपकी चॉइसेस को गढ़ने की, उससे अंधा मुनाफा कमाने की और बेसिकली हमें पूकी बना हमारे इमोशन से करोड़ों कमाने की। आज तफसील से बात करेंगे पेट इंडस्ट्री के बारे में, डॉग्स, कैट्स, एक्चुअली पेट लव और लवर्स, रेबीज और अपने देश में छिड़ी रीसेंट डॉग राइट्स मुहिम के बारे में। दिल्ली में स्ट्रे डॉग से जुड़े मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है। डॉग लवर्स सड़कों पर हैं, ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर इन सब के बीच कोई भी ये सवाल पूछता नहीं दिखाई दे रहा कि डॉग्स कॉमन फेवरेट आखिर हुए कब। 1 या 2 दशक पीछे जाएंगे तो एहसास होगा कि तब तो ऐसा ना था। सरकारी हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स पर रेबीज के लिए चेताने वाले एड्स, पोस्टर्स आदि लगाए जाते थे। डॉग बाइट के तुरंत बाद क्या करना है ये भी डिटेल में बताया होता था, पर समय के साथ वो सब कहीं गायब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये शायद इसीलिए हुआ हो क्योंकि रेबीज टैकल हो गया हो इंडिया में, केसेस कम हुए होंगे, लोग जागरूक हो गए होंगे, कुत्तों को और रैबिट जानवरों का टीकाकरण ये भी हो गया होगा। ये भी हो सकता है कि रेबीज उतनी बड़ी बीमारी कभी थी ही नहीं जितनी बड़ी बताई गई। इन सब सवालों, कयासों का जवाब है नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते माने स्ट्रे डॉग्स भारत में हैं, 6 करोड़ से भी ज्यादा। कई सालों तक इन्हें काबू करने का तरीका बहुत क्रूड और ब्रूटल था। जहरीला खाना देकर, डंडों से मारकर या गोली मारकर इनकी मास किलिंग्स की जाती थी, लेकिन ना तो झुंड कम हुए, ना ही डॉग बाइट्स की घटनाएं रुकी और रेबीज बना रहा एक साइलेंट किलर। पर फिर साल 2001 में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने बनाए ABC रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001, जिसमें कुत्तों की मास किलिंग्स माने सामूहिक हत्या पर रोक लगाई गई और नया तरीका अपनाया गया। क्या था नया तरीका? पकड़ो, नसबंदी करो, वैक्सीनेट करो और वापस छोड़ दो। इस सिस्टम के अंडर कुत्तों की नसबंदी की जाती ताकि वो आगे बच्चे ना पैदा करें, उन्हें रेबीज से बचाने के लिए टीके लगाए जाते और फिर वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाता। ABC रूल्स के मुताबिक सिर्फ वही कुत्ते मारे जा सकते हैं जो रेबीज से पीड़ित हों, बुरी तरह घायल हों या लाइलाज बीमार हों, और वो भी ह्यूमेन तरीके से। म्यूनिसिपैलिटीज को इसकी जिम्मेदारी दी गई, NGO भी साथ में जोड़े गए और अदालतों ने बार बार साफ कहा कि कुत्तों का सामूहिक कत्ल कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि ABC रूल्स 2023 ने भी इसी ह्यूमेन तरीके को बरकरार रखा। नसबंदी करो, टीका लगाओ और वापस छोड़ दो। नतीजन भारत में स्ट्रे डॉग्स की आबादी पार कर गई 6 करोड़। जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी आवारा कुत्तों की आबादी को संभालना आसान काम नहीं है। सिर्फ 2024 में ही भारत में 37 लाख से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए और 54 सस्पेक्टेड रेबीज डेथ्स बताई गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। WHO के अनुसार हर साल भारत में 18,000 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, जिससे ये रेबीज का ग्लोबल एपिसेंटर बन गया है। ABC रूल्स के सपोर्टर्स का कहना है कि ये एकमात्र एथिकल और साइंस बैक्ड सॉल्यूशन है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नसबंदी अभियान इतने स्लो और अनइवन है कि भारत में कुत्तों की तेजी से बढ़ती संख्या पर काबू नहीं पा सकते। इसके उलट पश्चिमी देशों ने आवारा कुत्तों की समस्या को स्ट्रिक्ट पेट रजिस्ट्रेशंस, जानवर को अबैंडन करने पर पेनल्टीज, मजबूत शेल्टर सिस्टम्स और खुले में घूमते कुत्तों के प्रति लगभग 0 टॉलरेंस से सॉल्व किया। वहां सड़कों से आवारा कुत्ते लगभग गायब हो गए, या तो घरों में अपनाए गए या शेल्टर्स में पहुंचा दिए गए। मगर भारत ने एक अलग रास्ता चुना, कोएग्जिस्टेंस का, मतलब खत्म करने की बजाय साथ जीने का। ये रास्ता अगेन ह्यूमेन और एम्बिशियस है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स जरूरी हैं। ABC लॉ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए लाया गया था। सवाल ये है, क्या ये कानून उस रफ्तार से काम कर पाया या पाएगा जितनी तेजी से प्रॉब्लम बढ़ रही है? आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी ने लोगों के मन में उनके प्रति प्यार भी खूब बढ़ाया ही है।
वजह बहुत सी है जिनके बारे में आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, पर घरों में पेट्स पालने के ट्रेंड ने सड़क पर घूम रहे स्ट्रे डॉग्स, इनफैक्ट स्ट्रे एनिमल्स के लिए लोगों के मन में काफी सिंपैथी बढ़ाई है और इसका क्रेडिट जाता है पेट इंडस्ट्री को। आज की पेट इंडस्ट्री जनाब थ्राइव कर रही है, थ्राइव। पालतू जानवरों के लिए खाना है, खिलौने हैं, जूते हैं, मोजे हैं, हर त्योहार से जुड़ी ड्रेसेस हैं, यहाँ तक कि स्पा और सैलून्स भी हैं। पर सीन हमेशा से ऐसा नहीं था। पर हाँ, एक चीज़ है जो पहले भी थी और आज भी है, इमोशंस। पालतू जानवरों की इंडस्ट्री उन गिने चुने सेक्टर्स माने क्षेत्रों में से है जहां इमोशंस और इकोनॉमिक्स साथ साथ चलती हैं। कंपेनियनशिप हमेशा से एक बड़ी वजह रही जानवर पालने की, पर लोग जानवरों को सुरक्षा, साथ और धार्मिक कारणों के चलते भी पालते थे। मिसाल के तौर पर मिस्र के लोग बिल्लियों को गहनों से सजाते थे, रोमन कुत्तों को शिकार और वफादारी के लिए पालते थे, और एशिया में पक्षी और मछलियां प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। इसी तरह कोट अनकोट पेट कीपिंग या पालतू संस्कृति की नींव पड़ी। इंसानों और जानवरों ने साथ रहना शुरू किया, खासा दिक्कतें थी नहीं, तो ये चलन जारी रहा। अब कोई भी चीज़ जो आम जीवन शैली का हिस्सा हो जाती है, उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स और प्रॉफिट्स लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। जहां मौका मिलता है जीवन की तरह, व्यापार, बिजनेस, धंधा, नेम इट एज यू लाइक इट, वहां राह खोज ही लेता है। ह्यूमंस और पेट्स के केस में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मॉडर्न पेट इंडस्ट्री ने सही मायनों में आकार लिया 19वीं सदी में, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन लाइफस्टाइल ने स्पीड पकड़ी। अब पेट्स सिर्फ काम का बर्डन कैरी करने वाले नहीं, बल्कि साथी की तरह देखे जाने लगे। इस इंडस्ट्री की असली एक्सपेंशन दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1950 से 60 के दशक में हुई। उस समय मिडिल क्लास की आमदनी बढ़ी, लोग सबर्ब्स में घर बनाने लगे और एड्स में होने लगा इमोशंस का इस्तेमाल, जिससे पालतू जानवर फैमिली मेंबर की तरह माने जाने लगे। 1980 और 1990 के दशक तक जब ग्लोबल कंज्यूमरिज्म तेज हुआ, तब पालतू जानवरों के लिए खिलौने, ग्रूमिंग, बीमा, महंगे खाने और यहाँ तक कि फैशन का भी अलग बाजार बनने लगा। आज ग्लोबल पेट इंडस्ट्री का वर्थ 300 अरब यूएस डॉलर्स है, मतलब लगभग लगा लें अगर हम INR में तो 26.13 लाख करोड़ रुपए, इससे भी ज्यादा, और ये लगातार बढ़ रहा है। अकेले अमेरिका के पास इसका लगभग 40% हिस्सा है, उसके बाद यूरोप और तेजी से बढ़ते एशियाई बाजार आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन अब सबसे तेज बढ़ती पेट इकोनॉमीज में शामिल हैं, क्योंकि शहरों में रहने वाले कई लोग पालतू जानवरों को बच्चों की तरह पालने लगे हैं। असल में ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसों और आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये इंसानों की उस गहरी ज़रूरत को दिखाती है जहां उन्हें कंपेनियनशिप, केयर और अनकंडीशनल प्यार चाहिए होता है। हजारों साल पहले इंसान और जानवर का रिश्ता ज़रूरत और बचाव से शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ ये एक ऐसे बिजनेस में तब्दील हो गया जो भावनाओं के साथ तो जुड़ा है ही, साथ ही आर्थिक रूप से भी बेहद मजबूत है। पेट इंडस्ट्री ने असल में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी 2000 के दशक में। वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले दौर जैसी ही थी, जब सैलरीज बढ़ी, अर्बन लाइफस्टाइल एक्सपैंड हुआ और पेट ह्यूमनाइजेशन यानी पेट्स को परिवार जैसा मानने का चलन दुनिया भर में बढ़ गया। पेट इंडस्ट्री की जबरदस्त ग्रोथ खासकर 2000 के बाद कई सोशल, कल्चरल और आर्थिक बदलावों की वजह से हुई। बढ़ती आमदनी और शहरीकरण के चलते न्यूक्लियर फैमिलीज माने छोटे परिवार कॉमन हो गए। इन सब के साथ अकेलापन भी बढ़ा। कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे में कुत्ते और बिल्लियां इंसानों के लिए वाइटल कंपेनियंस बन गए। साथ ही पेट ह्यूमनाइजेशन का ट्रेंड और भी ज्यादा स्प्रेड हुआ। इससे महंगे खाने, ग्रूमिंग, हेल्थ केयर और यहाँ तक कि फैशन की मांग भी तेजी से बढ़ी। एक सेकंड क्लियर कर देते हैं, पालतू जानवरों के महंगे खाने, ग्रूमिंग, हेल्थ केयर और यहाँ तक कि फैशन की मांग भी तेजी से बढ़ी। कोविड-19 महामारी ने इस बदलाव को और ज्यादा तेज किया। लॉकडाउन में रिकॉर्ड लेवल पर पेट्स अडॉप्ट किए गए। जाहिर है लोग अपने पेट्स की हेल्थ और देखभाल पर ज्यादा पैसा खर्च करने लगे। अमेरिका में 2001 से 2020 के बीच पालतू जानवरों पर होने वाला खर्च लगभग 3 गुना हो गया। 2001 में करीब 28 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2020 तक 100 अरब यूएस डॉलर से भी ज्यादा। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ग्रोथ की स्पीड कोविड-19 महामारी मतलब 2020 से 2021 वाले फेज के दौरान और भी तेज हो गई। तभी जब पेट अडॉप्शंस का नंबर अचानक से बढ़ा और सिर्फ एक साल में इंडस्ट्री सेल्स लगभग 20% बढ़ गई। और बिजनेस का थंब रूल है जनाब, जहां जहां प्रॉफिट पोटेंशियल वहां वहां बाजार, तो यहां भी वैसा होना लाजमी था। तो मार्केट में मौजूद पेट टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, टेलीवेट केयर और पेट्स के लिए इंश्योरेंस जैसी सेवाओं में भी बड़ा बूम आया।
मिलेनियल्स और जेनजी ने शादी और बच्चों को देर से अपनाना शुरू किया और पालतू जानवरों को उसका विकल्प मान लिया। इन सभी कारणों ने मिलकर इमोशंस से मजबूती से जुड़ी और तेजी से बढ़ती हुई एक इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया जो आज भी लगातार एक्सपैंड हो रही है। जहां जहां व्यापार मुमकिन है वो मार्केट्स मौजूद हैं और फल फूल रही हैं। एंड द पेट इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट आइदर। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल पेट इंडस्ट्री ने जबरदस्त तेजी पकड़ी है। 2025 में इसका बाजार लगभग 243.5 अरब यूएस डॉलर्स का होगा और 2035 तक ये दोगुना होकर 483 अरब से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। इसका सबसे बड़ा कारण है पालतू जानवरों को इंसानों की तरह मानने का बढ़ता चलन। इस एक्सपेंशन में सबसे आगे हैं कुत्ते और फिर आती हैं बिल्लियां। कुत्तों का हिस्सा ग्लोबल मार्केट में 52% से ज्यादा है, जबकि बिल्लियों का हिस्सा थोड़ा कम है, पर उनका सेगमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। कुत्ते पेट इंश्योरेंस 60% से ज्यादा मार्केट शेयर रखते हैं, महंगे खाने, ग्रूमिंग और हेल्थ केयर में आगे हैं। वहीं बिल्लियां खाने, सप्लीमेंट्स और एक्सेसरीज के बाजार को बढ़ा रही हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 2024 में कैट फूड की बिक्री 2% बढ़ी, जबकि डॉग फूड में हल्की गिरावट आई। 2018 से अब तक सप्लीमेंट्स की बिक्री कुत्तों के लिए 56% और बिल्लियों के लिए 70% बढ़ी है। इमेजिन द क्रेजी डिमांड इन द मार्केट। दोनों ही पालतू प्रजातियां अब फंक्शनल फूड्स, रॉ डाइट्स और गट हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स की मांग को तेजी से बढ़ा रही हैं। पेट टेक और सर्विसेज में भी बूम आया है। वेयरेबल्स, टेली हेल्थ और स्मार्ट न्यूट्रिशन की मांग तेजी से बढ़ रही है। चूई जैसी कंपनियां अब क्लिनिक और फार्मेसी तक फैली हैं ताकि बूढ़े हो रहे पालतू जानवरों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर पेट्स की इंडस्ट्री का ये रीसेंट एक्सपेंशन सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक बड़े कल्चरल शिफ्ट को दिखाता है, जहां पालतू जानवर, खासकर कुत्ते और बिल्लियां, इंसानी जिंदगी में बच्चों और पार्टनर्स की तरह घुल मिल गए हैं। यही कारण है कि ये बिजनेस आर्थिक मंदी के दौर में भी मजबूत बना रहा और अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। कभी सोचा है कि सिर्फ ये दो ही क्यों मेन स्ट्रीम पेट्स हैं, मतलब कुत्ते और बिल्लियां? व्हाट अबाउट चिड़िया, तोते वगैरह जो पहले पाले जाते थे? आपको क्या लगता है वो अब क्यों उतने कॉमन पेट्स नहीं है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साल 2000 के शुरुआती दौर में एक छोटा सा झुर्रियों वाला, ड्रूपी आइड और फनी क्यूटसी वॉक वाला कुत्ता करोड़ों भारतीयों के दिलों में उतर गया, पग। हज का आइकॉनिक ऐड तो आपको याद ही होगा। इसकी शुरुआत हुई 2003 के एक ऐड कैंपेन से, जिसमें एक छोटा बच्चा जहां जहां जाता उसका वफादार पग उसके पीछे पीछे चलता। बैकग्राउंड में बजता है यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड और ब्रांड का टैगलाइन था वेयरएवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज। और ये बेहद प्यारा ऐड सीधा दिल को छू गया। इट वाज सिंपल, इमोशनल एंड डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल। देखते ही देखते पग सुपरस्टार बन गया और भारत, जो अब तक ज्यादातर बड़ी नस्लों जैसे जर्मन शेफर्ड्स या लैब्राडोर्स को पसंद करता था, इस छोटे प्यारे साथी पर फिदा हो गया। हज के इस ऐड का असर हैरान कर देने वाला था। तब से पहले भारत में पग कुत्ते लगभग अनजान थे और उनकी कीमत करीब 10,000 से 15,000 तक होती थी, लेकिन एड कैंपेन के कुछ ही सालों में दाम कई शहरों में बढ़कर 40,000 से 60,000 रुपए तक पहुंच गए। केनल क्लब ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में भी 2000 के दशक के बीच पग रजिस्ट्रेशन में तेज उछाल दर्ज हुआ और ब्रीडर्स ने बताया कि मांग लगभग 3 से 4 गुना बढ़ गई। पग की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि ये सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं रहा बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया, जिसे लोग हच डॉग या हच वाला कुत्ता इन नामों से जानते थे। वन एडवर्टाइजमेंट, जस्ट वन, और उसने वो कर दिखाया जो भारत में किसी भी डॉग ब्रीड के लिए मार्केटिंग कैंपेन कभी कर ही नहीं पाए थे। इसने एक फॉरेन ब्रीड को पूरे देश की पसंद बना दिया। आज भी बहुत से भारतीय पग को प्यार से हच डॉग ही कहते हैं, ये साबित करते हुए कि कैसे एक क्लेवर एड ने एक छोटे से कुत्ते को घर घर का नाम बना दिया। चॉइसेस मैन्युफैक्चर हुई रातों रात। पेट फूड इंडस्ट्री की तो बात हमने अब तक की ही नहीं, चलिए उस पर आते हैं। पेट इंडस्ट्री की ये सब इंडस्ट्री इस बात की सबसे साफ मिसाल है कि कैसे इंसानों की आदतों को जरूरत में बदल दिया गया। सदियों तक कुत्ते और बिल्लियां घर के बचे कुचे खाने से काम चला लेते थे या खुद शिकार कर लेते थे। तैयार पेट फूड जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन 1860 में जेम्स स्प्रैट ने लंदन में स्प्रैट्स मीट फाइब्रन डॉग केक लॉन्च किया। ये पैक किया हुआ डॉग बिस्किट था और इसे साइंटिफिक और लेफ्ट ओवर खाने से बेहतर बताया गया और बेचा गया। धीरे धीरे क्लेवर एडवर्टाइजमेंट ने पेट ओनर्स को यकीन दिला दिया कि ब्रांडेड फूड के अलावा कुछ और खिलाना मतलब जानवरों की अनदेखी करना है। मिड 20th सेंचुरी आते आते बाजार से खरीदा गया पेट फूड रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर की पहचान बन गया।
आज ये पेट फूड इंडस्ट्री दुनिया भर में 120 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ हर चीज मिलती है, ग्रेन फ्री किबल से लेकर ऑर्गेनिक मील्स और गट हेल्थ, स्किन या बुढ़ाते जोड़ों की सेहत के लिए अलग अलग फंक्शनल डाइट्स। इंसानों की बात नहीं कर रहे, पेट्स की बात हो रही है। जो कभी एक लग्जरी माना जाता था, आज जरूरत बन चुका है। सुपरमार्केट्स में अब पालतू जानवरों के खाने के लिए पूरी की पूरी अलमारियां लगी होती हैं। बहुत से मालिकों को घर का बचा कुचा खाना देना पुराना और गैर जिम्मेदाराना लगता है, जबकि ब्रांडेड फूड देना उन्हें प्यार, देखभाल और मॉडर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी का प्रतीक लगता है। सीधी बात कहें तो पेट फूड इंडस्ट्री ने सिर्फ सामान नहीं बेचा, बल्कि पेट फूड कंजम्पशन से जुड़ी सोच ही बदल कर रख दी। देखिए, पेट लवर्स के इमोशंस हम समझते हैं, पर इस लॉन्ग एक्सपीरियंस को लाने का उद्देश्य भी आप समझिए कि पालतू उद्योग माने पेट इंडस्ट्री का तेजी से बढ़ना सिर्फ जानवरों के प्रति प्यार की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें साइकोलॉजी और क्लेवर मार्केटिंग की भी बड़ी भूमिका रही। कैसे, आइए जानते हैं। मिड 20th सेंचुरी के आते आते जब शहर का मिडिल क्लास बढ़ रहा था, तो ब्रांड्स ने पेट्स को बच्चों की तरह दिखाना शुरू कर दिया, मतलब क्यूट, अल्ट्रा प्रो मैक्स। विज्ञापनों में कुत्तों को स्वेटर पहनाए जाते, बिल्लियों को आलीशान बिस्तरों पर सोते हुए दिखाया जाता। इससे मालिकों को इमोशनल तरीके से खर्च करने की आदत डाल दी गई, सोच समझ कर नहीं बल्कि प्यार में पैसा खर्च करना। क्यूटनेस लेवल ही ऐसा सेट किया गया इन एड्स के जरिए। इसी बनावटी पसंद ने नए बाजार खड़े कर दिए, जैसे पेट फूड, जिसकी 2024 में वैश्विक कीमत, जैसे हमने पहले बताया था, 120 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, से लेकर पेट फैशन, जहां लोग अपने कुत्ते बिल्लियों के लिए कोट्स, जूते और यहां तक कि हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स भी खरीदते हैं। अकेले अमेरिका में ये उद्योग अरबों डॉलर्स का है और हम भी पीछे नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेट्स के लिए बेहद क्यूट प्रोडक्ट्स के एड्स हमें दिख ही जाते हैं। और हाँ, एक पुराना इंपॉर्टेंट किस्सा तो रह ही गया। बात है 1947 की, जब दुनिया ने विटनेस किया एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट, जब एडवर्ड लो ने किटी लिटर बनाया और चालाकी से अपने पड़ोसियों को मुफ्त में सैंपल बांटे। नतीजा ये हुआ कि बिल्लियां, जो पहले ज्यादातर बाहर रहती थी, अब घर के अंदर पालने लायक हो गई। इसने बिल्लियों की स्मेल की प्रॉब्लम भी हल कर दी। इससे बिल्ली पालने के कल्चर में जबरदस्त उछाल आया और अरबों डॉलर्स का नया लिटर मार्केट खड़ा हो गया। 1980 के दशक तक पेटको और पेटस्मार्ट जैसी कंपनियों ने सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि पालतू कपड़े, खिलौने और यहाँ तक कि हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स तक बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये नॉर्मल बना दिया गया कि असली प्यार दिखाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। वेट, देयर इज मोर। बाद में विज्ञापनों ने एक और ट्रिक अपनाई। उन्होंने मालिकों को गिल्ट ट्रिप करना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये भी किया। फील ये करवाया गया कि सच्चा प्यार तभी है आपको अपने पेट से जब आप उनको प्रीमियम खाना, इंश्योरेंस या स्पा ट्रीटमेंट दे। स्पा, मैंने भी नहीं लिया स्पा यार आज तक। एनीवे, कीपिंग जोक्स असाइड, आगे बढ़ते हैं। मैं पेट से जेलस नहीं हूँ, मैं ये बस बता रही हूँ कि बेचारे पेट ओनर्स को किस कदर मजबूर किया जाता था वो सब करने के लिए जो उन्होंने शायद खुद के लिए भी कभी ना किया हो। 2000 के बाद जब मिलेनियल्स और जेनजी शादी और बच्चों को टालने लगे, तो मार्केटिंग ने धीरे धीरे ये संदेश देना शुरू किया कि लाड़ प्यार से पला पालतू आपके इमोशनल वॉइड को भर सकता है। और उसने भरा भी। ऐसा नहीं था कि ये आइडिया ऑडियंस को यूं ही पिच किया गया था, पर इसके पीछे के थॉट की ब्रिलियंस समझिए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज सुपरमार्केट्स में कितने ही शेल्फ्स पेट्स के लिए बने हैं। गॉर्मेट ट्रीट्स, मतलब महंगे खास खाने, प्रोबायोटिक खाना, स्क्वीकी शूज और नाम लिखे हुए कॉलर्स, सब कुछ बिकता है। आज पेट्स रखना सिर्फ कंपेनियनशिप का तरीका नहीं रह गया है, बल्कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड ट्रेंड बन चुका है जिसके पीछे पावरफुल मार्केटिंग, इमोशनल हुक्स और कंज्यूमर कल्चर काम कर रहे हैं। और ये सब बनाया गया, क्रिएट किया गया। और जब पेट्स का उस तरीके से ध्यान रखने पर सोशल वैलिडेशन भी मिलने लगी तो लोग थमे ही नहीं, सब खरीदा, सब प्रोवाइड किया अपने पेट्स को। कितनों ने इसी इमोशन और ट्रेंड को समझकर अपने पेट बिजनेसेस भी बना डाले। यकीन नहीं होता तो फोन उठा लीजिए अपना, जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब भरे पड़े हैं बेहद क्यूट पेट वीडियो से, जिसमें उनकी क्यूटनेस से लेकर ग्रूमिंग सब शामिल है। मौजूदा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ऑफर करने वाले बिजनेस प्रॉफिट बनाते हैं। स्मेल की प्रॉब्लम बहुत बड़ी रही होगी, तभी इवेंचुअली किटी लिटर की इतनी बड़ी मार्केट बन गई। और आयरनी देखिए, जहां एक की पूप को मैनेज किया गया, वहीं एक दूसरे जानवर की पूप माने मल उठाने में इंसान नहीं कतराते। वेल नोन बात है कि इंसान सिर्फ अपने बच्चे के पूप से डायरेक्टली डील करता है, किसी और प्राणी के मल से नहीं। लेकिन डॉग पूप कलेक्ट करता है ताकि पेट डॉग पर सड़क को गंदा करने का इल्जाम न लगे। ताज्जुब की बात यह भी कि डॉग पूप कलेक्टर होना अब एक एक्सपैंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
जैसे हमने पहले बताया था, ग्लोबल पेट इंडस्ट्री का वर्थ आज 300 अरब यूएस डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। इंडस्ट्री का ये मैसिव एक्सपेंशन दिखाता है कि ह्यूमन और पेट्स का रिश्ता, जो कभी सिर्फ साथ और अपनापन देने के लिए था, अब इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया है कि इंडस्ट्रीज अगर ठान लें तो ह्यूमन बिहेवियर और चॉइसेस को गढ़ सकती हैं, प्यार को लाइफस्टाइल में और लाइफस्टाइल को मुनाफे में बदलकर। पेट इंडस्ट्री का राइज लिटरली एक मास्टर क्लास है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और बिजनेस में। आज की दुनिया में पेट लवर होना सिर्फ एक पसंद नहीं रह गया है, बल्कि एक पहचान बन गई है। सोशल मीडिया पर #डॉगमॉम, #कैटडैड और पेट पेरेंट जैसी बातें हर जगह दिखती हैं। लोग अपने जानवरों के लिए प्यार दिखाकर खुद को दयालु, सेंसिटिव और यहाँ तक कि अच्छे सोशल स्टेटस वाला भी साबित करते हैं। कंपनीज और इन्फ्लुएंसर्स भी इस छवि को और मजबूत करते हैं। अब कुत्ता या बिल्ली पालना महज कंपेनियनशिप की बात नहीं रही, बल्कि ये डिफाइन करने लगा है कि आप कौन हैं और आपकी सोच कैसी है। इस कल्चरल शिफ्ट ने एक तरह का साइलेंट स्टिग्मा भी क्रिएट किया है। जो लोग खुद को पेट लवर नहीं मानते, उन्हें अक्सर नीची नज़र से देखा जाता है। अगर कोई बातचीत में कह दे कि मुझे पालतू जानवर पसंद नहीं, तो लोग उसे जज करने लगते हैं, मानो जानवरों के लिए एक्साइटमेंट ना होना काइंडनेस की कमी हो। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पालतू जानवरों को सोसाइटी में मोरालिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया गया है। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो आपका दिल अच्छा है, अदरवाइज नहीं। इसी कारण पालतू जानवर ना पालना या उनके साथ समय ना बिताने में मजे लेना कई बार कोल्ड, डिस्टेंट, अनफ्रेंडली या स्वार्थी होने की निशानी समझा जाता है। एक्चुअली समझा जाने लगा है। किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई करना हर इंसान की निजी पसंद या नापसंद का मुद्दा है। फिर वो थोपी कैसे जा सकती है? चॉइस का मुद्दा है ना। वाई कांट वी सिंपली अग्री टू डिसअग्री? ध्यान देने वाली बात है, सोचिएगा इस बारे में ज़रूर। मीडिया कल्चर और पेट इंडस्ट्री दोनों ने जिस सोच की हम बात कर रहे हैं उसे गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने पालतू जानवरों के लिए प्यार को पहचान और सोशल एक्सपेक्टेशन दोनों बना दिया। आजकल कितनी ही बार ये अज्यूम कर लिया जाता है कि हर कोई पेट लवर होगा ही, क्योंकि बेजुबान जानवरों से प्यार इंसान को सेफ, स्वीट और नोबल इनडायरेक्टली दर्शा ही देता है। पर इसका ये मतलब कतई नहीं कि जो एनिमल या पेट लवर नहीं वो संवेदनशील, स्वीट और फ्रेंडली नहीं। ऐसी सिचुएशन में किसी का तटस्थ रहना या रुचि ना दिखाना सामान्य से हटकर और अजीब सा लगता है। हर किसी को अपना मत रखने, पसंद नापसंद का न सिर्फ चुनाव करने पर उसे एक्सप्रेस करने का भी हक है। एंड एज मैच्योर अडल्ट्स हमें भी ये समझना और एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब लौटते हैं उस बीमारी पर जिस पर बात हमने शुरू में की थी। दिल्ली में आवारा कुत्तों माने स्ट्रे डॉग्स के फेवर में और उनके खिलाफ दो गुट आमने सामने हैं। एक डॉग लवर ने तो दिल्ली की सीएम पर ही हमला कर दिया। इन सब के अलावा रेबीज को लाइटली लेता एक गुट भी सामने आया। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि रेबीज इंसानों के लिए सबसे खतरनाक वायरल बीमारियों में से एक है। एक बार लक्षण दिखने शुरू हो जाएं तो इंसान का बचना लगभग नामुमकिन होता है। ये बीमारी रेबीज वायरस से होती है, जो ज्यादातर किसी इन्फेक्टेड कुत्ते या दूसरे स्तनधारी माने मैमल्स के काटने से फैलती है। वायरस कई हफ्तों या महीनों तक शरीर में चुपचाप रहता है और फिर सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। शुरुआती लक्षण मामूली लग सकते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द या काटी की जगह पर झंझनाहट, मगर धीरे धीरे हालात बिगड़कर भ्रम माने हैलुसिनेशन, बेचैनी, लकवा और हाइड्रोफोबिया माने पानी से डर तक पहुंच जाते हैं। आखिर में मरीज को दौरे पड़ते हैं, दिमागी उलझन बढ़ती है और अंत में सांस रुकने से मौत हो जाती है। रेबीज के कारण होने वाली डेथ इज वेरी पेनफुल एंड वेरी स्कैरी। रेबीज संक्रमित शख्स वाकई तड़प तड़प कर मरता है। अब जब बात बीमारी की उठी है तो रिलेटेड डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। हर साल रेबीज दुनिया भर में करीब 59,000 लोगों की जान लेता है। 59,000 लोग हर साल। इनमें से ज्यादातर मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं, जहां आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है और वैक्सीन एक्सेस लिमिटेड होता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये 100% रोकी जा सकती है, बशर्ते समय पर पालतू जानवरों और काटे गए व्यक्ति दोनों को टीका लगाया जाए। लेकिन जागरूकता की कमी, पुअर हेल्थ केयर एक्सेस और लापरवाही की वजह से लोग अब भी इसकी चपेट में आते हैं। रेबीज सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है, बल्कि एक सोशल चैलेंज भी है। यह आवारा जानवरों के मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरी दुनिया में रेबीज के सबसे ज्यादा मामले भारत में होते हैं। इसकी वजह से कुल ग्लोबल मौतों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा हमारा है। हर साल रेबीज की वजह से लगभग 20,000 मौतें होती हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह है देश में आवारा कुत्तों की भारी संख्या, 6 करोड़ से भी ज्यादा, और इनमें से ज्यादातर को वैक्सीन नहीं लगी होती। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कुत्तों के काटने के मामले आम हैं, लेकिन वहां समय पर टीका और इलाज मिलना मुश्किल होता है। सबसे दुखद बात यह है कि बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं, क्योंकि वो आवारा कुत्तों के साथ खेलने में ज्यादा जोखिम उठाते हैं और अक्सर काटे जाने की बात भी छुपा लेते हैं। भारत में रेबीज का खतरा जागरूकता की कमी से और बढ़ जाता है। बहुत से परिवार आज भी पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं, जैसे घाव पर हल्दी, मिर्च या राख लगाना, बजाय इसके कि समय पर टीका लगवाएं। जब तक गंभीर लक्षण जैसे हैलुसिनेशन, पानी से डर माने, हाइड्रोफोबिया, मांसपेशियों में अकड़न दिखाई देने लगते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नतीजा होता है स्लो और बेहद पेनफुल डेथ। हालांकि रेबीज को 100% रोकना मुमकिन है, फिर भी भारत इसमें पीछे रह जाता है। वजह है कुत्तों के बड़े पैमाने पर टीकाकरण की कमी, आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने की कमजोर पॉलिसीज और छोटे शहरों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कमी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो खास प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों और जीवाणुओं से बचाने में मदद करते हैं। भारत सरकार रेबीज वैक्सीन पर सब्सिडी देती है ताकि ये लाइफ सेविंग इलाज लोगों के लिए सस्ता और आसान हो सके। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कई सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन ARV मुफ्त मिलती है, फिर भी दिक्कतें बनी रहती हैं। सप्लाई रेगुलर नहीं होती, गांव में अक्सर कमी रहती है और जागरूकता माने अवेयरनेस की कमी की वजह से मरीज महंगे प्राइवेट क्लिनिक्स का सहारा लेते हैं। हर साल भारत में लाखों कुत्ते काटने के मामले दर्ज होते हैं, इसीलिए सब्सिडी वाले वैक्सीन की लगातार और इजी अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम और WHO का 2030 तक का 0 डेथ का टारगेट ऐसे एफर्ट्स हैं जो इस बीमारी को मिटाने की दिशा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस उनमें बेहद स्लो है। भारत में रेबीज सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज भी है। ये दिखाता है कि गरीबी, पुअर वेटरनरी सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ की अनदेखी किस तरह एक प्रिवेंटेबल बीमारी को एक साइलेंट किलर में बदल देती है। लागत, दूरी और जागरूकता की कमी की वजह से कुत्ते के काटने के बाद समय पर टीकाकरण नहीं हो पाता। वहीं गंभीर काटने माने सिवियर बाइट्स के लिए बेहद जरूरी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन RIG का एक्सेस और ज्यादा लिमिटेड है। ये ज्यादातर बड़े अस्पतालों के बाहर मिलना लगभग नामुमकिन होता है। जानवरों के लिए नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर कुत्तों के टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कवरेज बहुत कम है। भारत के 6 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्तों में से सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही वैक्सीनेटेड हो पाता है। इस वजह से संक्रमण माने ट्रांसमिशन की चेन टूट ही नहीं पाती। NGOs और राज्य सरकारें स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण अभियान बढ़ाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन प्रोसेस अगेन बहुत स्लो है। सीधी बात यह है कि भारत के पास रेबीज को कंट्रोल करने के साधन मौजूद हैं, लेकिन जागरूकता की कमी, महंगाई, ग्रामीण इलाकों तक पहुंच की मुश्किलें और भारी संख्या में आवारा कुत्ते, ये सब वजहें मिलकर टीकाकरण के प्रयासों को पूरी तरह सफल होने से रोकती हैं। जाते जाते कुछ जरूरी बातें, द मोर क्वेश्चंस एक्चुअली। कुत्ते, बिल्ली या किसी भी जानवर से प्यार करना, उनकी परवाह करना गलत नहीं। किसी मुद्दे या फैसले पर जनता एकमत नहीं, उस पर बात करना, डिबेट करना, ये भी जायज़ है, पर ट्रेंड्स की चपेट में आकर अपनी ही जेब में छेद करना और साथ ही जानवरों को परेशानी देना, ये कितना जायज़ है। पेट्स रखना समझ आता है, पर ऐसे पेट्स को रखना जो एक सेट टेम्परेचर और इकोसिस्टम के न सिर्फ आदी हैं, पर उसी में आइडियली सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें एकदम अलग माहौल में लाकर पटक देना कहाँ की समझदारी है। जी, साइबेरियन हस्कीज बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लगते हैं, पर ट्रॉपिकल शहरों में वो या सेंट बर्नार्ड या मैस्टिफ्स क्यों पाले जाते हैं जब वो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ले तो आते इन जानवरों को एज कंपेनियंस, पर पूरे पूरे दिन ये अकेले रहते हैं खाली घरों में। इनके अकेलेपन और डिप्रेशन का क्या? क्यों बनाए जा रहे हैं पॉकेट डॉग्स और कैट्स, बहुत प्यारे प्यारे नन्हे पेट्स जो साइज में नहीं बढ़ते। उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, सेहत आए दिन बिगड़ती रहती है और कितनी ही बार वो अपने ही ओनर्स के नीचे दब कर मर जाते हैं, पर फिर भी वो माइंड बॉगलिंग दामों में बिकते हैं, सिंपली बिकॉज दे आर टू क्यूट। अब तो जंगली जानवर भी पाले जा रहे हैं। रील्स और शॉर्ट्स में शेर, बाघ आदि दिखते हैं और सब पिघल जाते हैं। सबका मन हो जाता है वो करने का जो उन्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, वही करने का जो उन्हें परोसा जा रहा है, पर उनके दिमाग में वो थॉट पहले से नहीं था। थोड़ा वक्त लीजिए और सोचिए क्यों होता है ऐसा। आज की वीडियो यहीं तक। कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।